डियर फ्रेंड, वेलकम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। एसएससी ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है सीजीएल के लिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। इसके लिए अप्रोक्सीमेट 20,000 पोस्टें निकाली हैं। बहुत बड़ा पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और इसमें टोटल 35 टाइप की पोस्ट हैं। तो उसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। तो इसको फॉर्म भरने की डेट जो है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2022 से 8/10/2022 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/10/22 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 8/10/2022 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ये उससे नेक्स्ट डेट जो है 9/10/22 को रात 11 बजे तक है। और जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं वो बैंक में जमा करा सकते हैं। और बैंक का जो लास्ट डेट है फॉर पेमेंट थ्रू चालान, उसमें टाइमिंग जो है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक है, जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है वो 10 से 4 बजे तक है। वो 10/10/2022 है। तो ये नोट कर लीजिए, क्योंकि बाकी में टाइम रात 11 बजे तक है ऑनलाइन का। लेकिन जो आपने मैनुअल चालान जमा कराना है बैंक में, वो वर्किंग आवर्स जो बैंक हैं वो 10 से 4 नॉर्मल कंट्री में चलते हैं। कुछ इलाके में आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो वो आपने अपने इलाके में चेक कर लेना है। 10/10/22 है। उसके अलावा डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आप अपने फार्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, वो 12/10/2022 से 13/10/2022 रात 11 बजे तक रहेगा। और इसमें जो 2 टायर के पेपर हैं, 2 टायर में होंगे, टायर 1 एंड टायर 2। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1, जो टायर 1 का जो है वो सीबी कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन होगा, वो दिसंबर 2022 में टेंटेटिव दिया है। मोस्टली हो जाएगा क्योंकि सरकार इसकी तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है। तो क्योंकि इसमें पहले बहुत डिले होता था एसएससी में, पर अब सरकार ने इसको थोड़ा फास्ट किया है। जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स बैंक और में टाइमली पेपर हो जाते हैं और ज़्यादा डिले नहीं करते, इस बार इसमें भी डिले नहीं होगा और दिसंबर 2022 में ये पेपर हो जाएगा। आपके पास लगभग 2-2.5 महीने हैं। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टू बी नोटिफाइड लेटर, तो वो बाद में नोटिफाइड की जाएगी। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ट्रिब्यूनल्स एटसेट्रा। तो उनमें ये पोस्टें होती हैं और वहाँ पर लगाया जाता है। और इसकी डिटेल ऑफ पोस्ट आगे बता रहे हैं आपको। इसमें टोटल 35 टाइप की पोस्ट हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ रोल ओवर करके, ठीक है जी। और इनमें से जो पहली 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये लेवल 8 की हैं और 47,600 से लेके 1,51,100 तक पे है। और ये गजटेड पोस्ट है ग्रुप बी की और नॉन मिनिस्ट्रियल, क्लियर है। और इसके अलावा नीचे जो ग्रुप बी की हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जो अभी आपको बताया है, मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें 21 पोस्ट जो हैं वो ग्रुप बी की हैं। और ऐसे ही एक पोस्ट जो है उसमें एज जो है वो 32 साल है, वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप बी में। इसमें अप टू एज 32 दी गई है, राइट। बाकी जितने ग्रुप बी की हैं उनमें 30 ईयर्स है। इसके अलावा ग्रुप सी की पोस्ट हैं, वो टोटल जो हैं इसमें 14 पोस्ट हैं, जिनकी एज जो है वो 18 से 27 है। तो ये देख लेना। एक जो ऊपर है इंस्पेक्टर जो
ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी डिपार्टमेंट में, वो भी ग्रुप सी में इंक्लूड किया गया है। उसका पे स्केल तो वैसे वही लेवल 7 वाला है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक। और बाकी जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं उनका जो लेवल 5 है 29,200 से लेके 92,300 तक, उसमें डिफरेंट पोस्ट्स हैं। और उसके बाद इसमें ग्रुप सी की और पोस्ट भी हैं जो लेवल 4 की हैं, 25,500 से लेके 81,100 तक। और अगर ये सारी पोस्ट्स जितनी भी हैं वो मिला लें तो 20,000 के करीब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन की है एसएससी ने। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तो इसको मिनी सिविल सर्विसेज मानता हूँ, क्योंकि आप प्रमोशन लेके ग्रुप ए में पहुँच सकते हैं। आप सी में आए हैं, बी में आए हैं, ये इतना मैटर नहीं करता। अगर आप में टैलेंट है और आपकी इच्छा है कि आपने आगे आईएएस के इक्विवेलेंट ग्रेड में पहुंचना है, क्योंकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनका अपना अपना जो सिविल सर्विसेज में जैसे आईआरएस होता है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज होती हैं, इंडियन आर्मी में अपना आर्मी का तो पोस्ट है, इसमें आर्मी जो हेडक्वार्टर हैं उसकी भी पोस्ट है, एएफ हेडक्वार्टर की भी है। तो इसमें प्रमोशन लेकर आप, जैसे एक इसमें पोस्टल की सर्विसेज हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप बी में आप ज्वाइन करते हैं। तो आप इसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और उसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट बनकर आईपीएस बन जाते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस इक्वलेंट टू ग्रुप ए। और आगे उसके आगे भी पोस्ट जाती हैं। मैंने देखा है कि कई कैंडिडेट्स ने इसमें जो ज्वाइन किया है वो अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुँचे हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर मतलब डिफरेंट हैं। और इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, यहाँ पर आप बहुत हाई लेवल तक आप, अगर टैलेंट है आप में तो पहुँच सकते हैं, तो टाइमली पहुँच जाते हैं। और इवन इसके साथ आप लोग बाद में अगर कहीं पोस्टिंग आपको आपके चॉइस प्लेस पे नहीं है तो डेपुटेशन पे भी बहुत सी पोस्टें निकलती रहती हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती रहती हैं या अदर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की आती रहती हैं। तो उसके बेस पे आप चॉइस के प्लेस पे पोस्टिंग ले सकते हैं। इवन आप जो स्केल है, पे लेवल है, वो हायर में भी आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है। तो बहुत अच्छी पोस्ट हैं, तो इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए और ये जल्दी से जल्दी भर दीजिए ताकि आपको वो न रहे। क्योंकि बाकी इसमें जो सिलेबस होता है वो काफ़ी हायर होता है और काफ़ी लेंथी होता है, तो उसको आज हम कवर नहीं करेंगे इसमें, इस वीडियो में। उसके लिए अलग से आपके लिए फुल सिलेबस की एक वीडियो मैं इसमें डालूँगा ताकि आप लोग उसको तैयारी में आपको आसानी रहे और आप अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पेपर माना जाता है कंपैरिजन टू अदर एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जॉब्स के लिए। आफ्टर द सिविल सर्विसेज जो है ये काफ़ी लंबा एग्ज़ाम्स होता है, इसमें काफ़ी पेपर्स हैं, उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो जो है देयर आर अप्रॉक्सीमेट 20,000 वैकेंसीज उन्होंने लिखी हैं, तो लगभग हैं। उसकी जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और एज जो है वो 1/1/2022 को लेंगे, एसएससी ने लिया है और उसमें क्लियर किया है जो पोस्टें ऊपर दिखाई हैं 18 से 27 तक हैं, उनका 2 जनवरी 1995 से अर्लियर बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो 20 से 30 हैं, 18 से 30 हैं और 18 से 32 वर्ष तक है, तो ये है। उसके बाद जो रिजर्वेशन है वो एज पर गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के, उसके अनुसार है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एंड कैटेगरी कोड्स फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज फॉलोस। तो उसमें आप अपना अपना चेक कर सकते हैं, अगर आप किसी इस कैटेगरी में आते हैं तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सारी लंबी डिटेल दी हुई है आर्मी के लिए, अदर जो हैं वो सारा डिटेल है इसमें। इसको आप डिटेल में ये एडवर्टाइजमेंट खोल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें हर चीज़ दिखाएंगे तो आपका टाइम बहुत इसमें लंबी बन जाएगी। क्योंकि हमारी इच्छा यही है कि इसको थोड़े शॉर्ट टाइम में आपको सारी चीज़ें वो दिखा दें। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स वो लास्ट में इसमें दिए हुए हैं, स्पेसिफिकली जो एसएससी के हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, तो आपने वहाँ से नोट कर लेने हैं। प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ सब्सक्राइब, वो भी टाइम में भी छूट दी गई है और उसकी जो भी नोटिफिकेशन है सारी दी गई है। तो अब हम आते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होता है हमारे एग्जामिनेशन का,
इन पेपर्स के लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 8/10/2022 मांगी है, जो कि इन एप्लीकेशन को भरने की लास्ट डेट है, एज ऑन डेट मांगी है। तो उसके लिए दो जो सबसे पहले गस्टेड पोस्ट हैं ग्रुप बी में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसके लिए एसेंशियल जो है वो ग्रेजुएट मांगा है उन्होंने, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद डिजायरेबल मांगा उन्होंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और एम.कॉम, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए फाइनेंस में और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, उनको जो है वो डिजायरेबल है, प्रेफरेंस मिलेगी डेफिनेटली। उसके अलावा इसमें एक कंडीशन और लगाई है कि जो ये दो पोस्टों के लिए जो गेस्टेड पोस्ट हैं उनके सिलेक्ट होंगे, उनको प्रोबेशन पीरियड में, जो कि सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है, सबॉर्डिनेट ऑडिट ऑब्लिक अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो पास करना पड़ेगा, तभी वो कन्फर्म और रेगुलर अपॉइंटमेंट उनकी मानी जाएगी। तो ये नोट कर लीजिए। उसके अलावा एक और जो पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। उसमें आपके 60% मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में 12वीं क्लास तक, 12th स्टैंडर्ड तक होने चाहिए। और उसके अलावा या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ये है। बाकी जितनी भी सारी पोस्टें हैं उनके लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट, किसी भी विषय में आपकी हो सकती है, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियर, बीडीएस, एमबीबीएस, लॉ ग्रेजुएट, कोई भी बैचलर डिग्री आपकी होगी वो एलिजिबल हैं अदर पोस्ट के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो लोग कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं फाइनल में ग्रेजुएशन के, पर उनको मस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ 8/10/22 तक उनके पास हो जानी चाहिए। तो ये विशेष ध्यान आपने रखना है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी हैं, इट इज़ रिलेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। वो डिक्लेयर होना चाहिए, ये नहीं है। उसके आगे उन्होंने क्लियर किया है, मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नहीं माना जाएगा। एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये है कि उसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दे भी ही इज पास, तब माना जाएगा, नहीं तो नहीं। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई में सारा वही जो फार्मूले आप रोज़ भरते हैं, फार्म आमतौर पर बच्चे भर रहे हैं, फ़ोटो एक्सेट्रा, तो उसके हम पर ज़्यादा हम नहीं लेंगे समय। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है। और जो लोग हमारे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन हैं उनको एग्जम्पशन है फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और इसके लिए जो है टाइमिंग मैं फिर एक बार बता देता हूँ, शुरू में बताया था, जिन्होंने ऑनलाइन फ़ी पे करनी है वो 9/10/22 तक रात 11 बजे तक कर सकते हैं। और जिन्होंने मैनुअल पे करना है थ्रू चलान, SBI का चलान होगा उसमें, ठीक है जी, तो वो पेमेंट SBI की ब्रांच में वर्किंग आवर्स में कर सकते हैं 10/10/22 तक। तो नॉर्मली बैंकिंग आवर्स 4 बजे तक होता है बैंकों का, तो ये आपने बड़ा केयरफुली देख लेना है। और जो चलान जो जनरेट होगा हैज़ बीन जनरेटेड बाय देम बिफोर, वो 8/10/22 को रात 11 बजे तक आपने जनरेट करके निकाल देना, उसके बाद नहीं निकलता। ये SSC की बड़ी वो रहता है, क्योंकि उनकी विशेषता है, वो अपनी पूरे रूल के ऊपर फॉलो करते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की आप लोगों ने कोई भी वो नहीं छूट नहीं लेनी है। विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन के लिए पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं 12/10/22 से 13/10/22 रात 11 बजे तक। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहें तो आपको भी एक छूट दी गई है, विंडो उसकी है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब करेक्शन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम सारे देश में बहुत सेंटर हैं, अलग अलग जो इनके रीजन हैं उनके अंडर कर दिया गया, सेंटर रीजन, ईस्ट रीजन एक्सेट्रा जो सारे दिए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ आपको पेपर देना है तो वहाँ पर आपको उस फार्म में अपनी एप्लीकेशन में भर देना है। और अब इम्पोर्टेंट पोर्शन जो आ रहा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे बनेंगे हम ये ऑफिसर, ये ग्रेड बी।
ग्रुप बी में, ग्रुप सी में कैसे जाएंगे और आगे बढ़कर ग्रुप ए और आईएएस के इक्वलेंट और अदर जो हैं पोस्ट प्राप्त करेंगे। उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा टायर 1 एंड टायर 2, और उनकी डिटेल मैं भी आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि टेंटेटिव आंसर की जो इन पेपर्स का होगा उसकी वेबसाइट पे दिया जाएगा कमीशन की। और अगर आपको उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपको लगता है कि जो ऑनलाइन आपने पेपर दिया है उसकी जो आंसर की में कोई आंसर गलत है, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन ओनली एंड ओनली जो ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिप्रेजेंटेशन बाई पोस्ट, बाई ईमेल एक्सेट्रा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पर उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपया भरना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो वापस नहीं आएगा। और इस मामले में जो भी है वो आंसर की पेपर का जो फाइनल करने से पहले वो फाइनल की जाएगी। ठीक है जी, तो ये नोट कर लीजिए, बच्ची है। अब आता है पेपर टायर 1। टायर 1 पेपर में आपके 4 पेपर होंगे एक ही पोर्शन में, और आपको 1 घंटा मिलेगा। इसमें टाइम ओपन है, जो इसमें 4 ABCD हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी इतना टाइम इसको, इतना टाइम इसको, ये आपकी मर्ज़ी है। आप कोई भी 1 घंटे में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारे कैंडिडेट्स ने एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50-50 होंगे। इनमें टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स होंगे। तो ये इसके लिए आप तैयारी कर दीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है फर्स्ट स्टेज करना। और इसमें जो टायर 1 में जो ऊपर दिखाए गए हैं, इंग्लिश के अलावा जितना भी पेपर होगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन के अलावा, वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच क्वेश्चन, मीन 25% जो है क्वेश्चन को जो मार्क्स मिले हैं वो नेगेटिव मार्किंग हो। अगर आप गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं तो इसके लिए आपने बहुत ध्यान रखना है, कोई भी गलत क्वेश्चन मार्क नहीं करना। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा टायर 1 का, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स आगे दिए हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जो उनमें क्वालिफाई कर जाएंगे उनको टायर 2 एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। और उसमें 2 पेपर, एक पेपर है पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी है, उसके लिए पेपर 2 है वो स्टैटिस्टिक्स का है जो स्पेसिफिकली पोस्ट है। उसके बाद पेपर 3 जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है, उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ अभी। और पेपर 1 में 2 सेशन होंगे। एक सेशन पहले होगा उसमें 2 घंटे 15 मिनट का। उसमें जो पेपर होने हैं आपके वो ये दिखाए हुए हैं, मैंने हट अलग से उसको ये आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये यहाँ तक जो पेपर हैं वो होंगे। और उसमें 3 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 उसमें एक मॉड्यूल फर्स्ट होगा मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के मार्क्स 30 होंगे। और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 60 और 3 नंबर का एक होगा। और 180 नंबर का टोटल ये पेपर जो 1 है उसका सेशन 1 में जो सेक्शन 1 और सेक्शन चलना है वो 1 घंटे का होगा और 180 नंबर में 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड जो सेक्शन होगा इसमें, उसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा अलग से। उसके लिए सेक्शन 2 में आपके 2 मॉड्यूल होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस। जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है उसमें 45 क्वेश्चन होंगे और जो जनरल अवेयरनेस होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, तो टोटल 210 हो गया। 180 का था हमारे पास सेक्शन 1 और 210 का है सेक्शन 2। इसके बाद 15 मिनट का एक और होगा सेक्शन 3, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे और 60 नंबर का ये टोटल पेपर होगा और ये 15 मिनट का होगा। जो पहला आपका सेशन 1 होगा वो आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा। उसमें टोटल 3 सेक्शन में 5 पेपर होंगे। पहले 2 सेक्शन में 2 मॉड्यूल होंगे
दो दो मॉड्यूल होंगे, जैसे ये 2 मॉड्यूल हैं पहले सेक्शन में, फिर दूसरे में 2 मॉड्यूल हैं। तीसरे जो सेक्शन 3 है उसमें फर्स्ट मॉड्यूल का पेपर इसमें आएगा, उसमें 2 मॉड्यूल उसमें भी हैं, लेकिन जो मॉड्यूल 2 होगा उसका एक अलग से पेपर होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो 2 घंटे 15 मिनट में आपको टोटल 60, 70 और 20 150 क्वेश्चन होंगे। और जो पहला सेक्शन 1 है उसके लिए 1 घंटा मिलेगा आपको अलग से, दूसरे सेक्शन के लिए 1 घंटा अलग से मिलेगा जिसमें 70 क्वेश्चन हैं और 210 मार्क्स हैं। तीसरे सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 15 मिनट मिलेंगे, 60 नंबर का होगा। और टोटल इस 2 घंटे 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और टोटल जो मार्क्स होंगे वो इसमें 450 मार्क्स का होगा ये, ठीक है जी। इसके बाद ही सेम डे में ही, उसी दिन में ही सेशन 2 होगा, वो 15 मिनट का होगा, जिसमें सेक्शन 3, जो ये सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, ऑन डाटा एंट्री टेस्ट, इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और जो सब्सक्राइब हैं उनको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये नोट कर लीजिए, ये बहुत केयरफुली आप लोगों ने देखना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपकी मेरिट बननी है, इन्हीं के ऊपर आपकी फाइनल सिलेक्शन होनी है, डिपार्टमेंट मिलना है, आपकी चॉइस जो आप अपनी प्रेफरेंस देंगे उसके अनुसार। उसके बाद पेपर 2 है। पेपर जो 1 है वो सबके लिए है, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 200 का होगा और 2 घंटे मिलेंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये नीचे मेंशन अभी बताएंगे किसके लिए है पेपर 2। और पेपर 3 जनरल स्टडीज़ का है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा, 2-2 क्वेश्चन का ये होगा। तो इन दोनों पेपर के लिए अलग अलग 2-2 घंटे आपको मिलेंगे, तो ये नोट कर लीजिए। अब ये इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं, टायर 2 will include conducting of paper 1, paper 2 and paper 3 in separate shift days। सेपरेट शिफ्ट में सेम डे भी हो सकता है और अलग अलग डे में भी हो सकता है इसमें मेंशन किया उन्होंने। और पेपर पेपर 1 है जो वो कंपलसरी है फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 2 जो है वो स्पेसिफिकली जो हमारे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में होंगे, और जो कि टायर 1 से जो पोस्ट हैं उनमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनका होगा, सबका नहीं होगा। इसके बाद साथियों पेपर 3 जो है, जो ऊपर हमने जनरल स्टडीज़ का ये दिखाया था, जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का लिए, ये स्पेसिफिकली पेपर 3 जो है will be only for those candidates who are shortlisted in tier 1 for paper 3 for the post of assistant audit officer, assistant account officer। ये उनके लिए होगा जो कि इसमें गैजेटेड पोस्ट हैं, उनके लिए एक अलग पेपर 3 भी उनको देना होगा, पेपर 1 और पेपर 3। और जो स्टैटिस्टिकल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर लगने हैं उनको पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा। आगे फिर क्लियर किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा जो मैंने अभी डिटेल में बताया था फिर उन्होंने दिखा दिया है। पेपर 1 में क्या होगा, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हर एक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा सेशन 1 में होगा, जो मैंने ये हाईलाइट किया अलग से। इसमें 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, क्लियर है। और इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में दिखा देता हूँ आपको, ये सेशन 1 होगा ये, ठीक है जी। तो उसके बाद सेशन 2 जो होगा वो, उसमें मॉड्यूल 2 पेपर सेक्शन 3 का, उसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, जिसको डेस्ट बोलते हैं, आगे डेस्ट वर्ड यूज़ किया हुआ कई जगह पे। तो ये आप ध्यान कर लीजिए और देख लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। ये सेशन 2 होगा। इसमें बच्चे कहीं फ़ोन आ रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसको हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। यहाँ पर उन्होंने और क्लियर कर दिया, सेम डे ही होगा वहाँ पर ओब्लिक लिखा हुआ था। तो सेशन 1 में जो हमारे पेपर होंगे वो 2 घंटे 15 मिनट के होंगे, क्लियर।
और जैसा कि हमने पहले बता दिया सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 होगा। सेशन 2 विल बी इंक्लूडेड सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है जी। और वो केवल 15 मिनट का होगा, ओनली 15 मिनट। क्लियर हो गया। इसके आगे हम चलते हैं। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ द पेपर 1, उनको सारे सेक्शन जो हैं वो पास करने पड़ेंगे, क्वालिफाई होना पड़ेगा उनको। उसके लिए आगे डिटेल दी हुई है। और जो टायर 2 का पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 है विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एक्सेप्ट हाँ साथियों, तो उसमें द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन मॉड्यूल इन सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1। तो उसके अलावा आपके बिल्कुल क्लियर किया गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो रहा है मल्टीपल चॉइस का। तो इसमें 1 नंबर किया, क्योंकि इसमें 3 नंबर दिए गए हैं हर क्वेश्चन के लिए, और उसमें से 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो गया। और आपको गलत मार्क करते हैं तो इसलिए गलत कोई भी क्वेश्चन मार्क ना करें। मीन 0.33% की है। लेकिन जो पेपर 2 और 3 हैं उनके, क्योंकि उनमें नंबर 2 दिए गए हैं हर क्वेश्चन के लिए, उनमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की है, मीन 25%। तो ये डिफ्रेंशिएट है, ये देख लीजिए, कई बार कन्फ्यूजन में हो जाता है। और इसके अलावा मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर क्वालिफाइंग नेचर। जो पेपर 1 का है सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और वो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है, ये नोट कर लीजिए। परंतु उसके अलावा उन्होंने कह दिया होर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशेंसी इज प्रिस्क्राइब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए जो अलग से कुछ पोस्टें हैं जहाँ पर कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, MEI, MEA एंड AFHW जो हेडक्वार्टर है आर्मी का, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन CFIO, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट GSI और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ स्टैटिस्टिक्स साइंस, इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन CBIC एंड पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक sorting assistant in Department of Post. Higher qualifying standard will be set in comparison to the other posts. इन पोस्ट के लिए ये जो ऊपर क्वालिफाइंग कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है, इनमें जो क्वालिफाइंग के नंबर हैं वो ज़्यादा मार्क किए जाएंगे कंपैरिजन टू द अदर। तो ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारे पास मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन DEST टेस्ट है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, उसमें बड़ा विशेष दिया हुआ है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ ए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। सेम डे को ही जो है वो करा दिया जाएगा। और इस स्किल टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली ये आपको मैं इधर दिखा देता हूँ कि ये इंडिकेट किया गया है। उसमें 2000 आपको की डिप्रेशन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्किल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन। इंफॉर्मेशन आफ्टर एवेल्यूशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है आर अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट। उसके लिए वेबसाइट है https://ssc.nic.in कैंडिडेट कॉर्नर। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्योंकि
इसमें क्लियर किया हुआ है कि जो रीजनल ऑफिस हैं वो ये कंडक्ट करेंगे और सेम डे ही होगा, ये कर लीजिए। और जो टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, लेकिन ये सबको पास करना पड़ेगा जो कंप्यूटर की टाइपिंग या उसके ऊपर डाटा एंट्री है। टेस्ट will be mandatory for all the posts, however it will be qualifying nature। ये मेरिट में कंसीडर नहीं होगा, तो ये क्वालिफाइंग होगा। और इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आगे बताया हुआ कितनी गलती अलाउड हैं वो आगे दिखाएंगे आपको। While shortlisting the candidate for the post by either computer proficiency in the prescribed, I mentioned the para this, or where test is prescribed। अब कुछ के अलावा कुछ थोड़ा सा हायर जो हैं जहाँ पर ये डाटा एंट्री का है, टैक्स असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT है, UDC SSA है, इन सेंट्रल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इनके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशेंसी का। ये ध्यान रखना कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, ठीक है जी। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मैनर डिसाइडेड बाय द कमीशन फॉर द पर्पस। आगे ये बड़ी क्लियर उन्होंने कर दिया है। OH कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम अटेम्प्टिंग टेस्ट। इसके लिए कुछ एग्जाम्पशन भी हैं जो लोग टाइप नहीं कर सकते, पर उसके लिए आपको सिविल सर्जन और गवर्नमेंट हेल्थ केयर जो भी इंस्टीट्यूट हैं डिक्लेयर परमानेंटली अनफिट, वो परमानेंटली अनफिट कर देंगे। अगर उन्होंने किया है कि ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है तो वो होगा, तो उसमें आप अगर आते हैं तो उसके लिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ले लें, तभी आपका ये उसमें से एग्जाम्पशन होगी। अब है इंडिकेटिव सिलेबस टायर 1 के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि सिलेबस बहुत लंबा है, इसको मैं इसमें नहीं ऐड करूँगा इस वीडियो में। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बताऊँगा और साथ साथ डिस्कस भी करूँगा मैटर को, ठीक है जी। तो ये मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देख लीजिए। यहाँ पर दूसरी वीडियो में मैं ये इंडिकेटिव सिलेबस है टायर 2 के लिए। सिलेबस बहुत लंबा है और कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे भी आप ठीक समझें वैसी मेहनत करें, चाहे कोई आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, ऑनलाइन करें, अपने लेवल पे करें, वो आपका अपना डिसीजन है। तो इसमें हर चीज़ उसने टच की है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलग से एक वीडियो डालूँगा। इस बार कुछ जो है टॉपिक इन्होंने मैथमेटिक्स में और अलग से भी डाल दिए हैं, इसमें बढ़ाए हैं इस बार, और स्टैटिस्टिक्स का जो है वो बढ़ाया है इस बार सिलेबस में, ठीक है जी। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एटसेट्रा कुछ चेंज किए हैं इसमें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है और बड़ा ही मज़ेदार पेपर है। और क्योंकि आपने इसी के बेस पे सिविल सर्विसेज के इक्विवेलेंट जो है ग्रुप ए और उससे भी हायर पोस्टों पर, इवन मैंने देखा कैंडिडेट अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं जो इसके थ्रू जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा अपना सीरियस रहते हैं और अपना बढ़िया रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती उनको, तो पहुंच सकते हैं। ये इकोनॉमी के बारे में दिखा रहा है, मनी एंड बैंकिंग रिलेशन कॉम्प, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इंडिकेट दे देता हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो आमतौर पर हम हर पेपर में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा जो भी हैं। तो ये इतनी डिस्कस करने वाली बातें नहीं है, नहीं, ठीक है ना जी। तो इसके लिए कुछ उसने वाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कुछ पोस्टें ऐसी हैं, डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपका होगा बाद में, क्योंकि इन पोस्टों के लिए आपको जब सर्विस में जाना है आपने, तो वहाँ पर साइकिल भी चलानी है, कई और तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो वहाँ पर होने चाहिए, तभी आप उस ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर पाएंगे। और ये इनकी प्रेफरेंस देने से पहले एक बार सोच लेना, अगर आप वो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड को करते हैं तभी इनकी प्रेफरेंस में भरना। अदरवाइज़ अगर आपको ये पोस्ट मिल जाती है और आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सेट्रा पास नहीं कर पाते तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और अदर सर्विसेज के लिए जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे आप। मैं इसको अभी इसमें जो नोटिफिकेशन है वो बता दूंगा। इसमें CBIC है, CBIC इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंशन, CBN डिपार्टमेंट है, CBN में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन MHA है, CBI में सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर NIA है, अपर डिवीज़न क्लर्क इन RBO BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्योंकि पहाड़ों पर होता है तो वहाँ पर अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या वो फिट नहीं है तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले से ही
फिर बच्चे बाद में छोड़ के भागते हैं या रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कोर्टों में घूमते हैं। इसलिए पहले से ही उन्होंने कर दिया कि इस बारे में कोई भी किसी की रिप्रेजेंटेशन बाद में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड का भी बड़े ध्यान से देख लेना। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ें हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 of section 3 of paper 1 of tier 2, paper 2 and paper 3 of tier 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स मैंने पहले बताया था, जो अनरिजर्व हमारे कैंडिडेट्स हैं भाई हैं, उनके लिए 30% होने चाहिए, तभी आप अगले टायर में जा सकेंगे, सिलेक्शन में आएंगे। मिनिमम OBC EWS के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरर जो आपका टेस्ट होना है, टेस्ट टाइपिंग टेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, डाटा एंट्री जो टेस्ट है उसके लिए मिनिमम जो एरर अलाउड की गई है, परसेंटेज ऑफ एरर अगर उससे ज़्यादा होती हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मिनिमल, ठीक है जी। तो इससे कम आपने एरर करनी है। अंडर अपना UR अनरिजर्व के लिए 20% अलाउड है, OBC EWS के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 30% एरर अलाउड हैं मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड के लिए। तो ये नोट कर लेना भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत की होती है, तो इस कारण छोटी सी बात के कारण कई बार हम परेशान हो जाते हैं। तो ये बेस्ड ऑन मार्क्स इन टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट जिस पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैटेगरी वाइज टायर 2 एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो फिक्स है। और उसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग पोस्टों के लिए जो SSC है वो अलग अलग से सेटल करता है। टायर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टायर 1। इन टायर 2 ऑल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल द 3 सेक्शन ऑफ पेपर 1। होवेवर ओनली दोज कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पहले वाला पेपर 1 टायर 2 है उसके पेपर जो 1 है और उसके जो ऑल 3 सेक्शन है उनमें सबको अपीयर होना पड़ेगा, परंतु जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और के लिए हैं उनको पेपर 2 भी देना पड़ेगा। और और जो हमारे कैंडिडेट्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जिन्होंने अपीयर होना उनको पेपर 2 और पेपर 3 भी देना पड़ेगा, जो ऊपर मैंने दिखाए थे आपको। तो इसमें और बड़ा उसने क्लियर किया, इन पेपर 1 ऑफ टायर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन, उसके सारे सेक्शन को आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। मेन कि सब पेपरों में ही आपको पास होना है, ये वही चीज़ें हैं मेन। तो उसमें भी किस किस में वो है क्वालिफाइंग है, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करके करनी पड़ेगी। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, बच्चे लग रहे हैं आप में से ही लगने हैं, तो ऐसा कोई वो चक्कर नहीं है। इसमें ये चीज़ उन्होंने लिखी है, प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स will be taken from the candidates through online option form on the website of the commission before declaration of the final results। जो आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना है उससे पहले वो ऑनलाइन आपको भरी जाएंगी, तो ये ध्यान रखना ऑनलाइन। इसके लिए बाद में कोई भी आपकी रिक्वेस्ट, कोई ईमेल, कोई रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर पोस्ट एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ़ ही हैज़ नॉट इंडिकेटेड हिज प्रेफरेंस फॉर इट। अगर वो कोई प्रेफरेंस नहीं देता, जैसे 35 पोस्ट दिखाई थी, मान लो उसमें वो सिर्फ 1 या 2 बार ही जाना चाहता है तो उसने 2 भरी हैं, तो बाकी 35 के लिए उसको 33 के लिए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 35 में से अगर 2 भरी है तो 2 के लिए कंसीडर करेंगे, बाकी नहीं। अगर आपका मेरिट में नंबर नीचे है और जो ऊपर पोस्टें हैं जो आपसे मेरिट जिनकी ज़्यादा है वो ऊपर वालों में से पूरी हो जाती हैं, तो आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये हर आदमी ने अपने आप अपना डिसाइड करना है। ऑप्शन वंस सबमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड इट विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली अंडर एनी सर्कमस्टेंस। किसी भी कंडीशन में वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऐसा पहले देखने में आया है, बाद में लोग कोर्टों में जाते हैं, कुछ नहीं बनता, क्योंकि जो एसएससी की ये नोटिफिकेशन है ये फाइनल है, एक्सेप्टेबल है। कोर्ट ने भी इसके ऊपर ही एक्शन लेना है, अगर उसमें कोई कमी है तो फिर है, लेकिन वो इसमें 83 पेज की जो है 81 या 83 पेज की नोटिफिकेशन निकाली है, पूरा इन्होंने हर चीज़ दी हुई है। तो बी केयरफुली, आप लोगों ने पूरा ध्यान से इसको पढ़ लेना है। देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन। तो ऑप्शन भरने से पहले आप देख लेना।
और इसके अलावा जो उसने किया, कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। अगर आपने ये नहीं भरा और आपको एक्सरसाइज नहीं आपने ये पूरी करी टाइमली स्टिपुलेटेड टाइम में, तो आपको वो समझेंगे कि आप कहीं भी नौकरी नहीं चाहते और कहीं भी फाइनल रिजल्ट में कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आगे उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, सच कैंडिडेट शेल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एन अदर अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए। एनी, अगर आप बाद में कहते हो कि मैंने बाई पोस्ट भेज दिया था, बाई फैक्स भेज दिया था, ईमेल, बाई हैंड एक्सेट्रा, शेल नॉट बी एंटरटेन बाई द कमीशन एंड विल बी समरली रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये याद रख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ दी है उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और जो लोग जिसके लिए फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट चाहिए, जो ऊपर मैंने डिपार्टमेंट दिखाए थे, अगर वो उसके लिए भरते हैं और उनकी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है और वो उनको मिल जाता है, और जो इन टेस्टों में जो फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हैं या मेडिकल है या फ़िज़िकल फिटनेस है उस स्टैंडर्ड पर नहीं आते और वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और किसी भी दूसरी पोस्ट या डिपार्टमेंट के लिए उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं एक बार सारा इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। पोस्ट लिस्टेड एट पैरा 15.5 है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। डिटेल ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स आर अवेलेबल एट annexure 17 and annexure 18. Examination of such physical and medical standard will be conducted after the final selection of the candidate by the user department concerned. If a candidate failed in such test, ये आगे बड़े ध्यान से सुन लीजिए, his candidature will not be subsequently considered for any other post department. Candidate are therefore required to carefully go through these requirements and give their कंसीडर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। तो इसको बड़े सोच समझ के भाई प्रेफरेंस भरनी है, पहले से अपने टेस्ट करवा लेना, या जो उनकी रिक्वायरमेंट है, मान लो आपने इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में चलना है जाना है, तो उसमें साइकिल की एक प्रेस्क्राइजेशन है कि आपको इतनी साइकिल चलानी है, इतनी रेस होनी चाहिए। ऐसे ही कई डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर फिजिकली स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, बाद में इतनी तो दिक्कत आती है, उनको भी आती है और कैंडिडेट्स को भी आती है। तो इसलिए भाई ये बी केयरफुल। मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। टायर 1 को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओनली टायर 2 के बेस पे होगा। और ऐसे ही जो JSO हैं उनके लिए सेक्शन 1 और 2, जो पेपर 1 और 2 भी को भी कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही इसमें दिखाया गया है जो पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, उनके लिए पेपर 1 एंड पेपर 3 ऑफ द टायर 2 एग्ज़ाम किया जाएगा। और जो टेस्ट का है पेपर वो सबको करना पड़ेगा, एग्रीगेट मार्क्स सेक्शन 1 के लेने पड़ेंगे। मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ CPT इज प्रिस्क्राइब्ड एंड मेंशन दिस ऑन द बेसिस एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ द टायर 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग इन मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड मॉड्यूल 2 टेस्ट ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ द टायर एट हायर स्टैंडर्ड। तो उसके लिए देख लीजिए, हायर स्टैंडर्ड भी कई जगह पे लगा रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आपके उसके लिए हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। और जो भी आपकी सिलेक्शन होनी है वो आपकी जो प्रेफरेंस होगी उसके लिए पहले से ही आप कर लीजिए, वो फाइनल होगी, ट्रीटेड एज फाइनल एंड इरिवर्सिबल। ना तो उसको रिवर्स किया जा सकता है और ना ही उसमें कोई चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए बी केयरफुल, द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट कम for preference of the post department given by the candidate. Once a post is allotted, no change of the post will be made by the commission due to the fulfillment of the any post specific requirement of the physical medical education standard. In other words, for example, if a candidate has given higher preference for post and is selected for the post, in the case if he fails to meet the medical physical educational standard for the post, his candidature will be rejected and will not be कंसीडर फॉर एनी अदर पोस्ट। उसको किसी भी कीमत पर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो बच्चे SC ST OBC EWS ESM और PWBD में हैं, अगर वो उसका बेनिफिट नहीं लेते, विदाउट रिलैक्सड मेरिट लिस्ट में लेते हैं, तो उनको जनरल कैंडिडेट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ये पैरा मेंशन किया हुआ है। और जो SC ST का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो उसमें भरेंगे, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। और इसके लिए पूरा एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा जो है वो पूरी आप ले सकते हैं। और ये जो सर्विसेज हैं, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट
आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और इंडिया पोस्ट कैरी और इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज़। तो कहीं भी आपको लगा सकते हैं। इफ़, अब ये बहुत बढ़िया दिया है, इफ़ ए कैंडिडेट स्कोर मोर देन द कट ऑफ मार्क्स इन एनी टायर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट क्वालिफाइड, सॉरी जस्ट अ मिनट, फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेज फाइनल सिलेक्शन ड्यू टू एनी रीजन ही मस्ट रिप्रेजेंट टू द कंसर्न। अगर उसको कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है तो वो कंसर्न रीजनल ऑफिस जिसमें उसका वो पड़ता है उसको विद इन 2 months ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और 2 week पीरियड टू द कंडक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विच एवर इज एग्री, उसको रिप्रेजेंटेशन में भेज सकता है। ये कैंडिडेट को छूट दी है। इफ़ ए कैंडिडेट is finally selected and does not receive any correspondence from the commission or the concerned user department within a period of 1 year from the declaration of the final result, he must communicate immediately thereafter with the user department concerned। अगर फाइनल सिलेक्शन आपको मिल चुकी है और आ गई है लेकिन आप उस डिपार्टमेंट से या कमीशन से 1 साल के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आपने इमीडिएटली उस डिपार्टमेंट को कंसर्न करना है। और उसके अलावा टायर रेजुलेशन ऑफ टाई केसेस है, ये बाद की बातें हैं, ठीक है। पहले आप तो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है किस किस स्टेज पर कौन कौन से मार्क्स हैं। अगर एक सेम नंबर के 2 बच्चे आए थे तो ये मेरिट लिस्ट में आएगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो उनके लिए जो गलती करेंगे या गलती कोई भी मिसकंडक्ट पाते हैं तो उनके लिए पेनल्टीज़ वगैरह ये दी हुई हैं। तो यही इतनी डिटेल है इसमें। तो आप लोगों को मेरी बेस्ट विशेस हैं। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और आप लोग जो इसको वॉच कर रहे हैं, अगर आपके किसी साथी के लिए यूज़फुल है, किसी रिश्तेदार के लिए, तो उसको ज़रूर शेयर कर देना। और इसके अलावा अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसमें आप लोग इसको मेरे चैनल नोबल यूथ को सब्सक्राइब भी करो। इसके अलावा मैंने और भी इसके कंसर्न एसएससी के वीडियो डालनी है और मैथमेटिक्स की भी इसमें कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं और इसको अपने पेपर में यूज करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं आप सबको एक बार फिर कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जो नहीं कर रहे हैं इसको वॉच करते हैं तो काफ़ी देखने में आया कि काफ़ी % लोग खाली वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता है। हम जो भी इसको और बढ़िया बढ़िया असाइनमेंट्स आपको देंगे तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। और इसकी जो फुल सिलेबस की वीडियो है उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूंगा। और इसके अलावा और भी अदर जो पोस्ट निकलते हैं उनके लिए हम डालते रहते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए भी स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोस डाल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो वॉच की। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।